चलती हो चेनाब की तरह, दिखती हो किसी ख्वाब की तरह, जिसका सवाल मैं सदियों से ढूंढ रहा हूं, तुम लगती हो उस जवाब की तरह। इजहार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया, प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसने तो इनकार भी नहीं किया। पूरा एक सप्ताह हो गया था और उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। हाँ, कुछ महीनों से हम बातें कर रहे थे, पर बातें अधूरी छूट जा रही थी। तो मैंने अपना फोन निकाला और टाइप किया, लंच टुमारो एट 12:30 सेंड किया और गुस्से में हताश होकर सोने चला गया। पता नहीं कैसे सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली और बंद आंखों से ही मैंने फोन ढूंढा तो देखा कि उसका मैसेज सबसे ऊपर था, मेक इट 1। मैं चिल्लाकर बेड से उठा और भागते भागते कॉरिडोर में गया। सुबह 5 से 6 का एक ऐसा वक्त होता है जब पूरा हॉस्टल सोता रहता है और मैं उस वक्त कॉरिडोर के एक कोने से दूसरे कोने के चक्कर काट रहा था पागलों की तरह। अफवाह थी कि मैं पागल हूं, पर उस दिन के बाद काफी लोग इस बात का यकीन भी करने लग गए थे। पर मुझे लोगों की कहां पड़ी थी, मुझे तो इस बात की चिंता थी कि मैं जाऊं कहां और कैसे। मतलब मेरे साथ एक लड़की चल रही होगी जिसे मैं पहली नजर में देखकर दिल हार चुका हूं। जब उसका मैसेज भी पढ़ता हूं तो मेरा दिलो दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता। वो तस्वीर देख लेता हूं उसकी तो एक पल को कहीं खो सा जाता हूं। वो अगर सड़क किनारे दिख जाती है तो मैं हड़बड़ा कर रास्ता बदल लेता हूं और आए दिन उसी मोड़ पर रुककर मैं वहां उसका इंतजार करता हूं। वो मेरे साथ बाहर लंच पर आ रही है और मुझे उसके सामने बैठकर अपने पूरे होशो हवास में रहना है। अरे कोई तो बता दो कैसे। मैंने अपने आप को समेटा और वापस रूम में गया। अपने दोनों रूममेट्स को उठाया और उन्हें सब कुछ बताया और एक पल को तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि उस लड़की ने मुझे मिलने के लिए हाँ कैसे कर दी। फिर हम तीनों ने मिलकर पूरा निरीक्षण किया। हमने एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढा जो हमारे हॉस्टल से करीबन थोड़ी दूरी पर हो, ताकि वहां के आने जाने के रास्ते में हमें इतना वक्त मिल सके कि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाए, और वो साथ ही साथ मेरे बजट में भी हो। उन्होंने बहुत कुछ समझाया मुझे, इतनी दलीलें पेश की उन्होंने जितनी शायद सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी नहीं दी होगी, और देते भी क्यों नहीं, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट डेट एवर। 21 सालों से मैंने उस लम्हे को अपने पास महफूज रखा था और उस रोज मैं उसे किसी के साथ बांटने जा रहा था। उस दिन में एक अलग सी बात थी, मानो लग रहा था कि 21 सालों से वो दिन बस मेरा इंतजार कर रहा है। ब्लू इज माई फेवरेट कलर, तो अपने गिने चुने कलेक्शंस में से सबसे अच्छी ब्लू शर्ट निकाली। बॉयज हॉस्टल में जो सबसे महंगा परफ्यूम होता है उसे मांग कर लगाया और समय से पहले ठीक 12:30 बजे मैं अपने कमरे से निकला ताकि मैं वहां पहुंचकर उसका इंतजार कर सकूं। उसी बीच उसका मैसेज आया। मैंने फोन में देखा तो लिखा था कि सॉरी कॉमा आई विल टेक अ बिट मोर टाइम टू गेट रेडी, सो कैन वी मीट एट 1:30। ना करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा मुझे वक्त दे रहा है कि फुर्सत से तैयार हो जाओ उसे पहली बार इतनी करीब से देखने के लिए। तो मैं 1 बजे ठीक वहां पहुंचा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरे दिल की धड़कनें तेज होती गई और दिमाग तो कब का काम करना बंद कर चुका था। मैं इसी बात की रिहर्सल कर रहा था कि मैं उसे हाय कैसे कहूंगा, क्या मैं उसके साथ हैंडशेक करूं या फिर बस वेव करके छोड़ दूं। फिर सोचा हैंडशेक कर लूंगा, इसी बहाने एक बार उसका हाथ थाम तो पाऊंगा। पता ही नहीं चला इस बीच कब 1:30 बज गए और मेरा फोन बजा। मैंने देखा तो उसका मैसेज था, आई गेस आई कैन सी यू। मैंने जैसे ऊपर देखा वो सामने खड़ी थी और उस एक पल में समझ आ गया कि जादूगरी क्या चीज है। मुझे ऐसे लगा कि पूरी कायनात थम सी गई है जब उसके कदम मेरे तरफ बढ़ने लगे। लगा जैसे मौसम की पहली बारिश की बूंदें मुझ पर गिर रही हो या फिर खुदा की लिखी हुई सबसे खूबसूरत कहानी को मैं पढ़ रहा हूं। जैसे खुदा की लिखी सबसे खूबसूरत कहानी मैं पढ़ रहा हूं और मानो जैसे ये पूरी दुनिया मुझ पर हंस रही हो और ये बोल रही हो कि अब तो किसी काम का नहीं रहा। वो आई, ठहरी और मुस्कुराते हुए बोली, हे हाय। ये शख्स जो पूरी दुनिया के सामने अपनी दिल की बात सरफरोश रखने की काबिलियत और हिम्मत रखता है, उन 2 आंखों के सामने उसकी जुबान लड़खड़ाने और हिचकिचाने लग गई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पूरे 10 मिनट लगे मुझे खुद को समेट कर उसे पहली लाइन बोलने के लिए, और वो था कि कहीं तुम्हें देर तो नहीं हो रही। तो वो हंसने लगी और कहा कि मैं तो अभी आई हूँ, आराम से जाऊंगी। कम वक्त मुझे क्या पता था कि वो जाते जाते इतनी देर लगा देगी। उसी बीच हमारी कैब आई, हम उसमें बैठे। रास्ते भर वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कहानियां सुनाती गई और मैं चुपचाप उसे सुनता गया। ये लड़का जो पूरी दुनिया को अपनी कहानियां सुनाता है, बस उस एक लड़की के सामने चुपचाप बैठकर उसकी सारी दास्तां सुनने चाहता था।
गाड़ी ने हमें डेस्टिनेशन पर उतारा। वहां से रेस्टोरेंट महज 100 मीटर की दूरी पर था, पर मैं वहां भी रास्ता भूल गया। शायद वो भी सोच रही होगी कि किस पागल के साथ बाहर आ गई है। जैसे तैसे करके हम रेस्टोरेंट तक पहुंचे। वहां मैंने टेबल लिया और मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे खाना ऑर्डर करना नहीं आता। तो उसने कहा, अरे ये क्या बात हुई, अच्छा बताओ क्या खाओगे। मैंने कहा, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। और उसके बाद एक एक कर मैं अपने सारे राज उसके सामने रखता गया और वो उन्हें मोतियों की तरह एक एक कर उठाकर किसी धागे में पिरोती गई। उस एक पल में लगा कि जैसे कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। खाना खत्म किया हमने और मैं उठने ही वाला था, इतने में उसने दोबारा पूछा, अच्छा अब। मैंने कहा, हाँ अब। उसने कहा, हाँ खाना तो हो गया, अब कहाँ जाना है। और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बताना है, क्योंकि मेरे सिलेबस के हिसाब से खाना खाने के बाद हम तो हॉस्टल जाने वाले थे। इतने में उसने दोबारा पूछा, अरे बताओ तो कहाँ जाना है। मंदिर यहाँ पास में एक मंदिर है, वहां चले। उसने कहा, हाँ चलो चलते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त मैंने झिझकते हुए पूछा कि बाहर मौसम थोड़ा खराब है, अगर बारिश हो गई तो। उसने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं एक छाता लेकर आई हूं और वैसे भी आज बारिश तो होने से रही। And in that very moment, with all my heart and soul, I so very much wanted it to rain so that we could walk together in that one umbrella which he brought. पर खुदा भी तो हमेशा उसी की तरफ रहता है, तो नहीं हुई बारिश। सड़क के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहे और बढ़ते कदमों के साथ मैं कभी लड़खड़ाता, कभी हिचकिचाता, तो कभी बातों में गड़बड़ाता। उसने मुझे बताया कि किस तरह वो अपनी घर की सबसे लाडली बेटी है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे वो एक बार हाथी की सवारी करते हुए उस पर से गिर गई थी और कितना ही पागलपन है उसमें जो वो अब भी जीना चाहती है। और मैं लफ्ज ब लफ्ज उसकी हर एक कहानी, हर एक बात को महसूस करता रहा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मुलाकात के बाद हमारे बीच कुछ ना कुछ बात तो बन जाएगी, पर देखते ही देखते हमारी बातें होना बंद हो गई। मैं समझ गया था कि उसकी तरफ से कुछ नहीं है, पर मैं उसे एक बार बताना चाहता था कि कितनी खास है वो मेरे लिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कब। कई महीने बीते और मैंने फिर से हिम्मत करके उसे दोबारा मिलने के लिए पूछा। हाँ, इस दरमियान हमारी इक्का दुक्का बातें होती थी। मैं अब भी अपने सारे राज उसके सामने खुले छोड़ता था कि वो एक बार उन्हें फिर से उन मोतियों की तरह उठाकर किसी धागे में पिरोए। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ गया, हिचकिचाया नहीं, वेव करके हाय कहा, उसके लिए दरवाजा भी खोला और उसके साथ साथ अपना दिल खोल कर रख दिया। And I was sitting there confessing my feelings with a cup of coffee in my hand and requesting her to say a no. हाँ सुनने के लिए तो बहुत से लोग इजहार करते हैं, पर मैंने अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया था ताकि वो एक ना कहते and I could walk away. पर उसने उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं आज भी सोचता हूं कि अगर शायद उसने उस दिन एक जवाब दे दिया होता तो मैं उस कहानी को एक अंजाम तक ले जाता। अपने हिस्से का मैंने एक इनकार ही तो मांगा था और उसे वो भी गवारा ना हुआ। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। कुछ खुद में ही तुम गुम रहती हो, मुझसे भी बातें कम कहती हो। कुछ भूल जाने की तुम्हारी आदत, कुछ बेवक्त मुस्कुराना जैसे इबादत। तुम्हारे हर झूठ में भी लगती मुझे तुम सच्ची हो। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। न जाने ऐसा धोखा फिर कब होगा, हमारे मिलने का मौका फिर कब होगा। कभी तो सुनोगी मेरे पुकारने से पहले, कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। थैंक यू।